मेरा नाम भारत भूषण त्यागी है और मैं आज एमएसटी कॉन्फ्रेंस में आनंद गुजरात में इरमा के कैंपस में हूँ और यहाँ पर ग्राम विकास और प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई है और उन्हीं चर्चाओं को एक सारगर्भित निष्कर्ष के साथ में कैसे हम पूरे देश के सामने प्रस्तुत करें, इसी संदर्भ में मेरा निवेदन है कि हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करते समय हम इसको 4 खंडों में बांटते हैं और मैं इसके साथ अपना एक छोटा सा परिचय भी देना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के गांव बीटा का रहने वाला हूं और विगत 1987 से आधुनिक खेती की समीक्षा करते हुए और किस प्रकार से हम प्राकृतिक खेती और प्रकृति के साथ जीते हुए आगे बढ़े हैं और देश में एक जो संतुलित अर्थव्यवस्था और प्रकृति को लेकर और रोजगार को लेकर नाना प्रकार के सवाल जो खड़े हुए हैं उन सब के लिए कैसे समाधानपरक स्थिति में पहुँचें और आगे बढ़ें, इन सभी पर विचार करते हुए हम प्रयोग करते रहे और एक प्रयोगकार कृषक के रूप में पहचान हुई, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। एक और जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई। इसी भाव के साथ में मैं आज पुनः अपने राष्ट्र के लिए, अपने किसानों के लिए और अपने वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों के लिए और उन सभी मनुष्यों के लिए जो कृषि के बारे में बहुत गहराई से इस समय चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था को एक नया रूप दे सकें। तो मैं आज इसी में निष्कर्षपूर्वक कुछ चीज़ों को जैसे मैंने सोचा है उनको प्रस्ताव के रूप में आपके सामने रखना चाहूँगा। इसका पहला रूप यह आता है कि देश के सामने जब भी कोई परिवर्तन आता है, जैसे मैं एक छोटा सा एक निवेदन करूंगा कि जब हरित क्रांति के लिए हम तैयार हुए थे तो उससे पहले हमारे सामने कुछ परिस्थितियां थी, भुखमरी थी, देश में हमारे पास में कोई तंत्र नहीं था ताकि हम लोग अच्छे तरीके से उत्पादन को व्यवस्थित करके कैसे उसको सही ढंग से कंज्यूम करें। तो इस तरीके से ना तो वितरण प्रणाली हमारे पास व्यवस्थित थी और ना ही उत्पादन का कोई सही डाटा हमारे पास था। तो ये असंतुलन के कारण भी एक बड़ी समस्या खड़ी हुई और इसलिए देश पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ और देश में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति एक साझा कार्यक्रम था। उसमें 2 मुख्य बातें थीं। एक तो ये कि हमने जो तकनीकी और विज्ञान लिया उसके माध्यम से हम धरती में अधिक उत्पादन करने में सफल हुए, लेकिन दूसरी बात ये थी कि हमने उसके पीछे जिस अर्थव्यवस्था को विचारपूर्वक स्वीकार कर लिया उससे एक नुकसान ये हुआ कि हमारे जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो एक रेखीय होकर बाज़ार पर निर्भर हो गई और बाज़ार सेंट्रिक व्यवस्था होने से अर्थव्यवस्था का असंतुलन भी हुआ और मनुष्य ने प्रकृति के साथ देखना बंद कर दिया। आज पुनः देश में एक नई आवाज़ उठी है कि हम कैसे इकोलॉजी और इकोनॉमी को संतुलित करते हुए ग्राम विकास को एक नया आयाम दे सकें। इस संदर्भ में मेरी ये प्रस्तुति है और मैं सम्मान भाव के साथ में इस देश के सभी मनुष्यों के सामने इसको रखना चाहूँगा कि इसके लिए हमको 4 फैक्टर पर बात करनी है। पहला फैक्टर है कि आर्थिक असंतुलन का कारण क्या है। सवाल यही उठता है कि जब जैविक खेती में या मैं आधुनिक खेती की बात करूंगा कि आधुनिक खेती में यदि हमने उत्पादन बढ़ाया तो किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत थी। इसलिए ये प्रश्न आज जैविक खेती के सामने भी खड़ा है कि यदि जैविक खेती को हम अपनाएं या प्राकृतिक खेती को हम अपनाएं तो पहली बात तो ये कि इस विरोधाभास से मुक्त होने की ज़रूरत है। तो मैं एक एक प्रश्न का उत्तर भी मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। आज 20 वर्षों के बाद भी हम जैविक और प्राकृतिक के एक अंतर्द्वंद में खड़े हैं और जिस तरीके से हमने हरित क्रांति को अपनाया था वो तैयारी आज भी हमारी नहीं है। कहीं ना कहीं इस विरोधाभास से मुक्त होने के लिए हमको पुनः एक चिंतन की ज़रूरत है और उसके लिए मेरा पूरे देश के सामने एक निवेदन है कि इस समय अनुसंधान, शोध, शिक्षा, नीति के साथ साथ किसानों को भी इस पर सोचने की ज़रूरत है कि खेती और प्रकृति में एक गहरा संबंध है। यदि हम इसको लाभ की दृष्टि से देखते रहेंगे और तरीक़ों की दृष्टि से देखेंगे तो ये छोटी बात हो जाएगी। इसलिए हमको अब पूरी देश में विचार के स्तर पर एक रूपता लाने के लिए प्राकृतिक खेती को प्रकृति की व्यवस्था के साथ समझने की ज़रूरत है और मेरा यह अनुरोध है कि अब हम समझना, सीखना और करना, इन तीनों क्रियाओं को अलग अलग समझें, क्योंकि बिना समझे हुए यदि हम कुछ सीखने जाते हैं या करने जाते हैं तो सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसा मैंने विगत
25-30 वर्षों में प्रयोग के रूप में जांचा कि करके समझना नहीं होता बल्कि समझकर ही करना होता है। तो मैं देश के सभी चिंतनशील व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार किया जाए कि यदि हम प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के अंतर्विरोध से मुक्त होना चाहते हैं तो हम समझ के स्तर पर उस कंटेंट को, उस वस्तु को, उस वास्तविकता को जिसमें प्रकृति अपने आप में ही स्वयं स्फूर्त व्यवस्था के रूप में काम करती है, हम उसको समझने की बात में रखें। वही हमारे देश की पॉलिसी हो। हम प्राकृतिक खेती को एक सही परिभाषा दे पाएँ। हमारे अनुसंधान, शिक्षा के और शोध के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी में कंटेंट निश्चित हो, डेफिनीशन निश्चित हो। हमारा सफ़र तो तय हो कि हमको जाना कहाँ है। तो यदि गोल ही तय नहीं होगा और सब अपने अपने तरीक़ों और अपनी अपनी विशेषज्ञता के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे तो साथियों ये बहुत लंबा सफ़र नहीं है। इस पर पुनः विचार की ज़रूरत है। तो एक तो मेरा आपको ध्यानाकर्षण का मुद्दा यही था कि हम इस पर बार बार विचार करें कि किस तरीके से कंटेंट एक रूपता में आए, वो नीति के स्तर पर भी बहुत साफ साफ दिखाई दे, वो शिक्षा के स्तर पर भी और वो अनुसंधान के स्तर पर भी और वो कार्य योजना के स्तर पर भी, ताकि बजट भी देश के सार्थक हों और एग्रीकल्चर सेक्टर को एक नए सिरे से हम उभार कर लाएं। एक बात। दूसरा बात मैं ये कहूँगा कि हमको इसकी एक समीक्षा भी करने की ज़रूरत है। हमने यदि आर्थिक समीक्षा नहीं की और हम खेती को फिर पुनः हम कितना भी बदलाव कर लें और यदि हमने उसकी प्रणाली और प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं समझा तो साथियों फिर कहीं ना कहीं हम फिर भी फंसते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जब हमने आधुनिक खेती का विश्लेषण किया था तो पता लगा कि उत्पादन बढ़ने के साथ आमदनी नहीं बढ़ी है। इसका मतलब खेती का कहीं ना कहीं जो आर्थिक असंतुलन का कारण है वो कहीं ना कहीं सेंट्रिक हो गई है, उसमें सर्कुलर सिस्टम लागू नहीं है। और लिखित रूप में डाटा निकाला गया है तो पता लगा 1987 में हमने इस चीज़ को देख लिया था कि ये सारी बाज़ार सेंट्रिक है। हम लोग जो मशीन खरीदते हैं उनका ईंधन, पुर्जा, मरम्मत सारा कुछ बाज़ार से आता है। चाहे हम जुताई की बात करें, चाहे हम सिंचाई की बात करें, खाद, बीज, दवाई सारी बाज़ार से आती है। हम सामान बेचने बाज़ार में जाते हैं, कीमत बाज़ार लगाता है। उसके बाद में प्रोसेसिंग के लिए भी हम कच्चा माल जो भी कुछ प्रयोग में आता है वो बाज़ार करता है और नए उत्पादों की या प्रसंस्कृत उत्पाद की कीमत भी बाजार ही तय करता है। इसलिए एक बाज़ार का बहुत बड़ा खेल हो गया। मैं बाज़ार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यदि एक तरफा बाज़ार अपने ही मुनाफे के बारे में सोचेगा तो इन किसानों का भला करने के लिए सरकार कब तक इसकी भरपाई कर सकती है? सरकार में वो ताकत ही नहीं होती। मैं सरकार के कद को भी यहाँ छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि प्रकृति की व्यवस्था में जो अर्थ संतुलन है वो तो किसानों के बीच में व्यापारियों के साथ भी एक रिश्ते को समझकर पूरा होना था। लेकिन व्यापार एक तरफ बाज़ार की दौड़ में चला गया, लाभ की दौड़ में चला गया और किसानों की फिक्र करने वाला कोई रहा नहीं। इसीलिए पूरी ग्राम व्यवस्था भी और पूरी प्रकृति भी पूरी आप देखेंगे कि कृषि और प्रकृति की पूरी व्यवस्था गांव के स्तर पर हर स्तर पर टूटी है। आज दुर्गति है, मुझे कहने में बहुत पीड़ा होती है कि आज हमारे गांव में शिक्षित युवा बच्चों की शादी का भी सवाल उठ गया है। यदि कोई बहुत पढ़ा लिखा संस्कारी बच्चा शहर में से उसका मन नहीं लगता और वो गांव में आकर काम करना चाहता है तो गांव के लोग भी उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। लोग यही कहते हैं कि इनको कहीं कामयाबी नहीं मिली है, ये असफल हैं इसलिए गांव में आ गए। तो ये जो पीड़ा है, ये जो कुंठा है, इससे देश की युवा ताकत भी कहाँ जाएगी? तो हमको महिलाओं के स्तर पर, छोटे और लघु और सीमांत किसानों के स्तर पर, वैज्ञानिक के स्तर पर, हमको देश के नीतिकारों के स्तर पर, हमको देश के मनुष्यों के स्तर पर, हर स्तर पर संवाद की ज़रूरत है। और इरमा में मैंने आज यही देखा कि एमएसटी कॉन्फ्रेंस में इसी प्रकार की अवधारणाओं को लेकर सभी लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। मुझे बहुत सुखद संकल्पना भी इसमें से उभरती हुई दिखाई दी और उसमें से ऐसा भी लगा कि देश में एक नई चिंतन की लहर एक नए सिरे से फिर उठ रही है, जिसमें मुद्दा सहकारिता का भी उठा है, जिसमें मुद्दा उत्पादन को लेकर भी उठा है। तो आज हमको प्राकृतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और देश की युवा ताकत के ऊपर भी हमको इन सभी मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और मैं उसके लिए यही निवेदन सभी से करता हूँ कि ये खुले मन से सोचने का विषय है। मान लिया आपने ज़िंदगी में कोई प्रयोग किया है और आपको सफलता मिली है, तो वो सफलता को हम प्रस्ताव के रूप में दूसरों के सामने रखें, उसको किसी पर थोपें नहीं। ये दुनिया किसी एक विचारधारा से नहीं चलती, ये दुनिया किसी की विशेषज्ञता से नहीं चलती, ये दुनिया अपनी व्यवस्था से चल रही है
और इस व्यवस्था के साथ यदि हम जीने का प्रयास करें तो हमको व्यवस्था को ही समझने की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी बात में सार रूप में कुछ बातों को लेकर ध्यान दिलाया है और उनको मैं फिर छोटे छोटे सूत्र में आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला सूत्र ये है कि हमको इस समय प्राकृतिक और जैविक खेती के अंतर विरोधों को दूर करने के लिए प्रकृति की व्यवस्था को अध्ययन पूर्वक समझते हुए उसके कंटेंट और उसके कैरिकुलम को अनुसंधान में ले जाने की ज़रूरत है, शिक्षा में ले जाने की ज़रूरत है, शोध और नीति के स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन और प्रशिक्षण के साथ किसानों को हम कृषि के व्यावसायिक प्रबंधन के साथ जोड़कर, सामूहिकता के साथ जोड़कर, सहकारिता को एक अभियान के रूप में स्वीकार करते हुए एक नए आयाम की तरफ ले जाएं और भारत आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़े। ये पहली बात मैंने आपसे कही है, ये विचारणीय मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मैंने ये कहा कि हमको अपने युवा साथियों के लिए भी, जो हमारे बच्चे इस समय एक नौकरी की दौड़ में शिक्षा के एक तरफा स्वरूप की तरफ आकार में उभरते चले गए, मतलब हमने देखा कि शिक्षा नौकरी के लिए रह गई, तो अब उसको रोजगार परक कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए भी हमको विचार करने की ज़रूरत है। क्या प्राकृतिक खेती में ऐसा कोई स्वरूप है जिसमें हम देश के नव युवाओं को किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप के ज़रिए, इंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट के रूप में, या फिर एक प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग करते हुए उसके व्यावसायिक प्रबंधन के जरिए सम्मानजनक पैसा कमाने के अवसर के रूप में कोई योजना दे सकते हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार को भी बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत सही समय पर, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो इस पर बार बार विचार किया है कि कहीं ना कहीं भारत में सहकारिता के साथ फिर नई कृषि के नए आयाम को लेकर हम आगे बढ़ें और उसको एक व्यवसाय के रूप में स्थापित करें, ताकि गांव में जो बेरोजगारी है, गांव में जो आर्थिक असंतुलन है, गांव में से जो पलायन हो रहा है, उसको तेज़ी से हम गांव को सम्मानजनक भूमिका में ले जाएं। तो मैं सवाल केवल युवाओं का नहीं, सवाल उन ग्रामीण महिलाओं का भी है, सवाल गांव में रहने वाले उन लघु और सीमांत किसानों का भी है, और उन कारीगरों का भी है जो खेती के स्तर पर अपनी आजीविका को देखते थे। आज सब बाजारीकरण के मुद्दे में गांव को छोड़कर बाहर निकल गए। ऐसे में सहकारिता के आधार पर पुनः कार्य के स्तर पर भागीदारी, संबंध के स्तर पर भागीदारी, और यदि इस भागीदारी को हम सही ढंग से सुनिश्चित कर पाए तो हमको केवल पैसे के आधार पर जो हम विकास की कल्पना लेकर हम अधूरी दौड़ लगा रहे हैं, इसके साथ हमको 2-3 चीज़ों को और ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमको व्यवस्था को भी समझना है, संबंध को भी समझना है, कार्य के महत्व को भी समझना है, ताकि हम तन मन धन तीनों का सदुपयोग कर सकें और देश को एक नया आयाम दे सकें। तो इसमें मैं अपने देश के युवाओं से भी एक आह्वान करता हूं कि वो कृषि के व्यावसायिक प्रबंधन को समझें और ये इस पर विचार करें कि उत्पादन से लेकर बाजार व्यवस्था तक कहीं ना कहीं ऐसे कुछ बीच में रास्ते हैं जिनमें प्रमाणीकरण को लेकर, प्रसंस्करण को लेकर, वैल्यू एडिशन को लेकर कुछ रास्ते उभरते हैं और वो सम्मानजनक तरीके से पैसा कमा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी यदि मेरी कोई भूमिका इस प्रकार से कहीं बच्चों को दिखती है तो मेरे परिवार में आ सकते हैं, मेरे साथ आ सकते हैं, 2-4 दिन रहें, समझें, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में एक अमूलचूल परिवर्तन होगा। आज हम देश में उस जगह पर बैठे हैं जहाँ सहकारिता को लेकर इस तरीके के तंत्र देश में खड़े हुए, और हम उन सभी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ भी हैं। तो इसी कृतज्ञ भाव से फिर मैं राष्ट्रीय चेतना को नए सिरे से जगाने के लिए अपने प्रस्ताव को रखने में अपने विश्वास के साथ अर्पित हुआ हूँ, और मैं इरमा का इसमें पूरा एक तरीके से बधाई देता हूँ हृदय से कि उन लोगों ने इस पर विचार किया। यहाँ पर एक दूसरी बात और उभरती है कि इस देश का वैज्ञानिक भी थोड़ा छोटी सोच के साथ अभी अपने को समेट लिया है। वो ऐसा देखते हैं कि प्राकृतिक और जैविक खेती 20 साल में अंतर विरोध में चल रही है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने वैज्ञानिक बंधुओं से भी ये बात कहूँगा कि विज्ञान और तकनीकी की सार्थकता भी यही है कि हम यदि इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को सही करते हुए आगे बढ़े तो इसमें विज्ञान की उपयोगिता बनती है। नहीं तो विज्ञान और तकनीकी किस काम का यदि हम लोग नई नई चुनौतियों के साथ खड़े रहे। तो ऐसे में आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस पर ज़रूर ध्यान दें कि इस समय हमारा अनुसंधान केवल व्यापार के लिए और परिस्थितियों के लिए ना हो, बल्कि वो प्रकृति की व्यवस्था के लिए हो। हमारी शिक्षा में जो कंटेंट है, वो कैरिकुलम है, वो कम से कम प्रकृति की व्यवस्था और जीने के मौलिक स्वरूप और नियम और सिद्धांतों को छूता हुआ हो। हम मूल्यों की बात करें
और हमारे बच्चे कहीं ना कहीं रास्ते से भटकते रहें, इस पर पूरे देश को विचार करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ मेरा ये निवेदन है कि वैज्ञानिकों को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जैविक और प्राकृतिक खेती में कहीं उत्पादन कम होता है। यदि हम प्रकृति के नियम और व्यवस्था को समझते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन को लागू करते समय एक ही खेत में हम अनेक फसलों के सिद्धांत से खेत एक फसल अनेक, इस प्रक्रिया को यदि अपनाते हैं तो साथियों, मैं विश्वास देता हूँ कि एक दाने से अनेक दाने पैदा होने की जो प्रकृति में परंपरा है, ये गुणात्मक उत्पादन है, इसको मशीन से नहीं लिया जा सकता, इसको केवल हम प्रकृति से पा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों को इस पर शोध करने की ज़रूरत है कि यदि आर्थिक समृद्धि की ज़रूरत है और उत्पादन के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो हमको प्राकृतिक खेती एक विकल्प है। साथ ही दूसरा भी एक बड़ी चुनौती है कि आज हमारे गोदाम तो भरे हैं, लेकिन हमारे पास में फिर एक समस्या खड़ी हो रही है। कहीं इम्यूनिटी के बारे में हम चर्चा सुनते हैं, कहीं कुपोषण के बारे में हम चर्चा सुनते हैं। और आज पूरे देश में एक अध्ययन सामने आया कि देश में नए बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं। तो ऐसे में फिर हमने क्या कमाया है कि हमने अनाज के भंडार भरे और हम वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में प्राकृतिक खेती इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने के साथ साथ पोषण युक्त खाद्यान्न की परंपरा को, श्रृंखला को बराबर बनाए रखने में समर्थ है। मैं कोई अतिवाद की बात नहीं कह रहा हूँ। जिन भी वैज्ञानिकों को, जिन भी अनुसंधान के लोगों को इस बात पर पुनः विचार करना है, वो बाकायदे हमारे परिवार में आ जाएं, उसको प्रयोग को देखें, अच्छे तरीके से जांचें परखें, हमारी किसी बात को ना मानें। वो अपनी तरीके से मिट्टी को कैसे जांचेंगे, उत्पादन को कैसे जांचेंगे, वो इकोलॉजी को कैसे जांचेंगे, आपके पास जांचने का गणित है। इसलिए मैं आपके सामने प्रस्ताव के रूप में और बहुत विश्वास और निवेदन के साथ में ये बात कह रहा हूँ कि इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, बल्कि साथ साथ चलने और साथ साथ जीने का एक रास्ता निकलता है। इसी के साथ साथ में मैं अपने नीतिकारों से भी ये ज़रूर कहूँगा कि राष्ट्रीय कृषि नीतियों को बनाए जाते समय केवल बजट को ध्यान में न रखा जाए। इरमा की सभा में बहुत सारी चीज़ें बहुत व्यावहारिक रूप में उभर कर आई हैं कि हमको समझना, सीखना और करना, यदि तीनों स्पष्ट होते हैं तो बजट का उपयोग सिद्ध होता है। लेकिन यदि हम केवल बजट निर्धारित कर दें और ना हमारे पास कोई कार्य योजना है, ना हम प्रकृति की व्यवस्था को समझते हैं, ना ही हमारे पास नेशनल स्तर पर कोई रिसोर्स पर्सन है, तो ऐसी स्थिति में हम किसी मूवमेंट को बहुत धरातल पर उतार नहीं सकते, वो हमारी कल्पना में रहेगा। तो मैं देश के सभी चिंतनशील व्यक्तियों से एक निवेदन करता हूँ कि इस पर हमको पुनः विचार करने की ज़रूरत है कि जब हम माइंड सेट को चेंज करना चाहते हैं तो ऐसी मानसिकता से परिपक्व व्यक्तियों को रिसोर्स पर्सन के रूप में पूरे देश में चिन्हित किया जाए और इसमें किसानों को सम्मान दिया जाए। और किसानों के सम्मान के लिए आज हम कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं। हम क्यों नहीं ऐसा विकल्प सोचते कि हम किसान विज्ञान केंद्रों की जगह किसान ज्ञान केंद्रों की भी स्थापना करें देश में। ऐसे किसानों को सामने लेकर आएँ जिन्होंने तन मन धन से अपने प्रयोग किए हैं और जो नई रीति नीतियों के साथ में देश को एक नई दिशा देने के लिए आतुर हैं, तो उनको सहसम्मान हमको एक मुख्य धारा में लाए जाने की ज़रूरत है। तो मेरा आप लोगों से अनेक प्रश्न जो मेरे मन में उभर रहे थे और मैं इस तपोभूमि में आया, मैंने यहाँ देखा इस देश ने आज़ादी के बाद में बहुत एक बड़ी करवट ली थी यहाँ से, और अमूल जैसे बहुत सहकारिता को लेकर एक तंत्र स्थापित हुए। आज भी आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में सहकारिता को देखा जा रहा है, वो एक छोटी बात नहीं है। और मैं पूरे देशवासियों से ये बात कहना चाहूँगा कि कृषक उत्पादक संगठनों को लेकर सहकारिता की जो नई बयार देश में आगे बढ़ेगी, इसके लिए मैं भारत सरकार से भी एक अनुरोध करूँगा कि हर ज़िले में कम से कम एक एफपीओ और एक क्लस्टर के रूप में एक गांव को चिन्हित करते हुए हम पूरी ताकत झोंक दें कि किस प्रकार से उस गांव में हम प्राकृतिक कृषि को एक व्यावसायिक प्रबंधन के जरिए आगे बढ़ाएंगे। यदि मेरी भारत सरकार ने मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सारे कार्यक्रम को एक निश्चित बजट और एक निर्विरोधता के साथ में, मैं किसी पर शक नहीं करता हूँ, लेकिन कई बार हमारी मानसिकताओं का मतभेद किसी कार्य योजना के बहुत अच्छे स्वरूप को भी बिगाड़ देता है। ऐसी स्थिति में हम कोई जानबूझकर गलती करना नहीं चाहते, लेकिन अलग अलग मान्यताओं के आधार पर हमारी बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। इस समय पूरे देश में कृषक उत्पादक संगठन एक प्राकृतिक कृषि के व्यावसायिक प्रबंधन का और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि का एक बहुत बड़ा विकल्प है, जिसके लिए
बहुत बड़ा बजट भारत सरकार ने उसको पोषण के लिए जारी किया है, लेकिन मुझे एक कमी दिखाई देती है कि उसके लिए समानांतर उसको सही दिशा में ले जाने के लिए उसका व्यवसायिक प्रबंधन, उसकी पूरी जानकारी के लिए रिसोर्स पर्सन की अध्ययन और प्रशिक्षण की व्यवस्था अभी भी पूरे देश में कमज़ोर है। इसी स्थिति पर हमको बजट के साथ साथ ये भी निर्धारित करने की ज़रूरत है कि उसके लिए अलग से एक तंत्र स्थापित करें और विशेष रूप से सहकारिता मंत्रालय को इस बात की जिम्मेदारी लिए जाने की ज़रूरत है कि वो पूरे देश में ऐसे किसानों को, ऐसे वैज्ञानिकों को, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे चिंतनशील युवाओं को चिन्हित करें ताकि हम सही कंटेंट और सही कैरिकुलम के साथ में, इन दोनों शब्दों पर मैं बहुत जोर देता हूँ क्योंकि कंटेंट हमारा बनाया हुआ नहीं होता, ये प्रकृति सहज होता है। कैरिकुलम बनाते समय हम कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं को, अपनी परियोजनाओं को, हम अपने गोल को, कहीं ना कहीं अपने श्रम को, कहीं ना अपने आधुनिकता को, तकनीक और विज्ञान को उसमें लगाते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों का एक समावेश करने की ज़रूरत है। ज़रूरत यह है कि प्रकृति की व्यवस्था और कृत्रिमता के बीच में कोई असंतुलन ना आ जाए। इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का इससे बढ़िया कोई सबूत नहीं हो सकता। तो ऐसे में मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संस्थानों के प्रति, और बस यही आह्वान अंत में करना चाहूँगा कि साथियों, प्राकृतिक खेती एक साझा अभियान है, गांव को नए सिरे से नई संकल्पना के साथ उभरने का एक नया टूल है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के सभी प्रतिनिधि और मेरे साथी किसान भाइयों इस पर पुनः विचार करें और नए आयाम और नई सोच के साथ आगे बढ़ें। सभी के लिए शुभकामना भी करता हूं और सभी को हृदय से प्रणाम भी करता हूं। सभी को प्रणाम।